जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज एक नए अध्याय का शुरुआत करते हैं। जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक प्रेसिडेंट होती है, और इस तीनों को मिला के संसद बनती है भारत में। ठीक है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए जो है आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 75 कि एक मंत्रिमंडल के रूप में एक प्रधानमंत्री होंगे, जो कि वास्तविक जो इसके कह सकते हैं वास्तविक प्रधान होंगे। मंत्रिमंडल के प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। और आर्टिकल 75 इसकी चर्चा करता है, ये ज्यादातर लोकसभा से ही चुने जाते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के ये नेता होते हैं, तो इन्हीं के क्रम में जो है इनको लोकसभा से ज्यादातर चुने जाते हैं। तो दोस्तों, तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि राज्यसभा से भी चुने गए थे। पहली याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली थी। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि राज्यसभा से चुने गए, और ज्यादातर जो भी है ये लोकसभा से ही चुने जाते हैं। हालांकि दोनों से चुने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। उसके बाद ये तीनों, इसके बाद दोस्तों जान लीजिए प्रेसिडेंट, संसद की चर्चा जो है वो दोस्तों याद रखिएगा 79, आर्टिकल 79 में दोस्तों संसद शब्द की चर्चा है। राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा की चर्चा 81 में है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। अनुच्छेद 79 में जो है संसद की चर्चा है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है, और अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा से चुने गए थे। इंदिरा गांधी के बारे में आप जानेंगे कि ये पहली महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिसको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और इसको 1971 में जो है ये मिला था भारत का सर्वोच्च अवार्ड, भारत रत्न। और ये जानेंगे दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। भारत में सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, और इन्हीं के जयंती पर। और ये जानेंगे सबसे कम दिनों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने ही पूरा किया था दोस्तों। ठीक है, सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आई। तो जानेंगे नीति आयोग के बैकग्राउंड के बारे में। नीति आयोग बेसिकली जो है, नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है वो 15 मार्च 1950 को होती है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है। इसके एक मुख्य सहयोगी होते थे जिसका नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलप काउंसिल। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कि के सांथानाम में, ठीक है, के सांथानाम ने जो है इसको सुपर कैबिनेट की जो है संज्ञा दी थी। और इसकी स्थापना दोस्तों 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। इन दोनों के तहत जो है पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है, किसी भी राज्य में क्या चीजें दी जाएगी या क्या चीजें हटाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जानेंगे इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे जिसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा
इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जानेंगे हुआ क्या। ये जो है इसको खत्म कर दिया गया। वो डेट था 31 दिसंबर 2014। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना इसी के जगह कर दी गई। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने वो मोदी जी बने थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके पहले जो उपाध्यक्ष बने थे उनका नाम अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे। और इसके पहले सिद्धू जो है, सॉरी, पहले जो सीईओ थे वो श्री सिद्धू खुल्लर को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, श्री सिद्धू खुल्लर को बनाया गया था। वर्तमान में जो नीति आयोग के अभी हैं उपाध्यक्ष वो है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार अभी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अभी वर्तमान सीईओ जो हैं वो अमिताभ घोष, अमिताभ घोष अभी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष, ये सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, सीईओ जो है अभी वो अमिताभ घोष हैं। ठीक है, इतने चीजों को आप याद रखेंगे इसके तहत। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। अगला है दोस्तों, अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया और जो है क्यों दिया गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अमर्त्य सेन को जो है 1998, ठीक है, 1998 में जो है दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। कारण ये था कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था कल्याण अर्थशास्त्र। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमी एक पुस्तक लिखी थी और उसी के तहत जो है इनको ये नोबेल के लिए नामित हुए थे। वो बेसिकली जो किताब लिखी गई वो गरीबी पर था। ठीक है, गरीबी पर था और गरीबी के निर्धारण के लिए जो है ये जो लिखी गई थी वेलफेयर इकोनॉमी, इसी को देखते हुए नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में दोस्तों। ठीक है, ये बताते थे कि एक गरीबी रेखा की एक लाइन के बारे में बताते थे कि जो गरीब है इसको एक लाइन खींची है सरकार ने जिसका नाम है बीपीएल। एक लाइन, एक मानक लाइन खींची थी, जो इसके नीचे होता है उसको बीपीएल कहते हैं। याद रखेंगे, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और जो ऊपर होते हैं इस लाइन से वो एपीएल कहलाते थे। ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। तो यही ये जो वेलफेयर इकोनॉमी में है, इन्होंने इसमें समझाया कि जो है जो यहाँ गरीब है, ठीक है, जो यहाँ गरीब है वो तो कम गरीब है, लेकिन जो नीचे गरीब है वो तो ज्यादा गरीब है ना, तो उनको ज्यादा पुशअप चाहिए यहाँ तक पहुंचाने के लिए ताकि ये और ये मिल सके। तो इसी चीज को, कंसेप्ट को समझाने के लिए ये वेलफेयर इकोनॉमी लिखे थे, इसी में बताए थे, जिसके तहत इनको 1998 में भारत का जो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसको नोबेल मिला था, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था दोस्तों। नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है वो 1901 में की गई थी और ये 6 क्षेत्रों में दी जाती है। पहले तो ये चिकित्सा में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है। दूसरा जो है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में दिया जाता है। फिर केमिस्ट्री में दिया जाता है। फिर दोस्तों जो है साहित्य, साहित्य में दिया जाता है। फिर शांति में दिया जाता है और फिर अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो कि वर्ष 1901 से दिया जाता है और ये जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे। और ये अर्थशास्त्र जो है इसको बाद में जोड़ा गया, इसको 1968 में जोड़ा गया और ये दोस्तों पहली बार 1969 में रेगनर फ्रिक्स नाम के व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, रेगनर फ्रिक्स नामक व्यक्ति को पहली बार ये नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने की माइक्रो और मिक्रो अर्थशास्त्र को अलग अलग बांटा था, ये रेगनर फ्रिक्स को दिया गया 1969 में। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, यह अमर्त्य सेन को 1998 में जो नोबेल मिला, जस्ट उसके बाद
1999 में जो है इसको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न 1999 में दिया गया। आपको पता होगा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। अगला है कि कौन सी जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों कौन सी मिट्टी है जो कि नदियों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों हमारे यहाँ मिट्टी जो है वो याद रखेंगे 8 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और मिट्टी को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः 4 मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जो है लेटराइट मिट्टी और तीसरा जो है वो है काली मिट्टी और चौथा जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। एक हो गया दोस्तों लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। तो ये जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लगभग 15 लाख जो है एरिया पर जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और लगभग प्रतिशत का 40% प्लस पाया जाता है ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो थोड़ा जानते हैं, यही दोस्तों जो मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये जो नदियां बहती है ये नदियों के द्वारा, ये जो गाद छोड़ती है, जो किनारे से अगर किसी इलाके में बाढ़ पहुंचती है तो ये जो पानी पहुंची इसके बाद जो गाद छोड़ते हुए ये बाहर फिर पुनः चली जाती है। तो यही जो गाद होता है दोस्तों, यही हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यही हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है। और जलोढ़ भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है खादर और एक होता है बांगड़। ठीक है, खादर और बांगड़। ठीक है, खादर और बांगड़ भी दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। जलोढ़ मिट्टी का जो नई मिट्टी होता है, जो कि नई मिट्टी होता है, जहां की बार बार बाढ़ जाती है और फिर गाद छोड़कर जो वापस फिर चली जाती है, तो उसमें जो नई मिट्टी बार बार आती है उसको खादड़ कहते हैं। और बांगर मिट्टी जो पुराने बहुत समय पहले ही बाढ़ आती है, जो हमेशा नहीं आ पाती, काफी दिनों के बाद पहुंचती है फिर, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना चीजों आप याद रखेंगे। और ये दोस्तों इसका क्षेत्र देख लेते हैं, ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो आप ऐसे ही मोटा मोटी समझ जाएंगे कि ये जैसे हम बनाते हैं मैप, तो इसमें दोस्तों आप ऐसे ही समझिए, हम ऐसे ही समझाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ये जो दोस्तों ये जो उत्तरी भारत है, ठीक है, ये जो उत्तरी भारत है, ये उत्तरी भारत, ये याद रखेंगे, जिसमें कि राजस्थान हो गया, इसके बाद इधर जो है ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इधर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो जो गंगा नदी के किनारे हैं दोस्तों, इधर से जो लगभग वो गंगा नदी के किनारे बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो क्षेत्र हैं इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ये जो है जलोढ़ मिट्टी का भाग होता है। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, और ये लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, दूसरा मिट्टी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी दोस्तों ये जो है याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत का जो पार्ट है, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी ये मुख्य रूप से कर्नाटका और केरल के तट पर पाई जाती है मिट्टी, जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। और इसमें मुख्य रूप से इसका जो फसल होता है वो काजू, कॉफी, ये सभी चीजें जो है इसमें पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, काजू, नारंगी वगैरह जो भी है। इसके बाद दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी आप जानेंगे, ये जो पार्ट है मालवा का पठार जो कहते हैं हम लोग, यहाँ जो कि इधर गुजरात वाला पार्ट पड़ता है, महाराष्ट्र का पार्ट पड़ता है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका नाम एक और रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है।
ठीक है। टिटेनी मैग्नीफेरस के कारण जो है इसका रंग काला हो जाता है, और ये जो है काला रंग की ये मिट्टी होता है, और ये रेगुर मिट्टी भी, या चेरनोजम मिट्टी भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता को धारण करता है, काली मिट्टी, और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये पाया जाता है महाराष्ट्र, ये पाया जाता है गुजरात, और ये थोड़ा पार्ट इधर जो है महाराष्ट्र, गुजरात, और इधर जो है मध्य प्रदेश में भी ये थोड़ा बहुत पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हो गया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दोस्तों आयरन मैग्नेसाइट, आयरन की मात्रा के कारण जो है ये लाल होता है, और इसको दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो ये है तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि याद रखेंगे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। और भी मिट्टी है जिसमें कि पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इन सभी मिट्टी को भी शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 मिट्टी से प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में कहाँ पाए जाते हैं सूती वस्त्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, सूती वस्त्र से आप जानिएगा, ठीक है, ये मोटा मोटी है, जानिएगा। ठीक है, ये आप जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत, मैं परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों 3 चीजों को आप याद रखेंगे। मैनचेस्टर, इससे पहले आप जानते होंगे, मैनचेस्टर दोस्तों लंदन में, ठीक है, लंदन इंग्लैंड में था। होता क्या था, मैनचेस्टर में ही पहली बार जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई, और यहीं पर कल कारखाने लगाए गए थे इंग्लैंड में। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कच्चे माल भारत से लेके जाके कच्चे कपास को ये मैनचेस्टर वाले जगह पर, जहां उनका उद्योग चलता था, वहां पर कपड़े बनाकर तैयार किया जाता था, और जो है इसको भारत के रूप में, एक व्यापार के रूप में ये मार्केट को अपनाया था, और भारत में आकर उसकी सेलिंग करता था। तो दोस्तों हुआ क्या, मैनचेस्टर से यहाँ कपड़े के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत में इसका मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर यहाँ जो है अहमदाबाद, गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो है ये मैनचेस्टर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद। अगर पूछ दे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये दोस्तों कानपुर, ठीक है, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का पूछ दे तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर हो गया, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो गया, ओवरऑल पूरे भारत का मैनचेस्टर जो है वो हमारा अहमदाबाद हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मैनचेस्टर से आप ये याद रखेंगे, मैप से समझेंगे। उत्तर भारत कानपुर, दक्षिण भारत कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में, अहमदाबाद जो है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों का आप याद रखेंगे। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है दोस्तों, राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, याद रखेंगे, खेतड़ी, खेतड़ी बेल्ट जो है दोस्तों वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है वो राजस्थान का तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी बेल्ट, ठीक है, खेतड़ी बेल्ट तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट जो है दोस्तों वो याद रखेंगे तांबा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी चीजों को जान लीजिए थोड़ा। ये तो हो गया खेतड़ी तांबा के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो कर्नाटक है, कर्नाटक में एक है कोलार, कोलार, कोलार जो है दोस्तों वो सोने के खनन के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये है झरिया, झरिया, ये जो है यहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में है, झरिया। इसके बाद दोस्तों ये एमपी, एमपी में दोस्तों हीरा खनन,
हीरा के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, तांबाग हो गया राजस्थान खेतड़ी, कोलार हो गया स्वर्ण खान कर्नाटक, झरिया हो गया कोयला, और ये जो हीरा खनन हो गया वो मध्य प्रदेश हो गया। और भी दोस्तों उद्योग है जैसे कि उड़ीसा में बॉक्साइट वगैरह है, तो उन चीजों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक जो जूट उत्पादन होता है वो दोस्तों पटसन, जिसको कहते हैं जूट उत्पादन। जूट उत्पादन जो दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है। ठीक है, पूर्णिया में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। अगर पूर्णिया नहीं मिले ऑप्शन में तो कटिहार। ठीक है, पूर्णिया नहीं मिले तो कटिहार। ठीक है, तो पूर्णिया में जो है सबसे ज्यादा ये जूट उत्पादन होता है, और बिहार में सबसे ज्यादा पूर्णिया में। अगर भारत में पूछ दिया तो भारत में वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है, और अगर विश्व की बात करें विश्व में तो ये जो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दोस्तों वो विश्व में जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणीय राज्य है। अगर भारत में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है, और जो है बिहार में बात करें तो ये जो है पूर्णिया में है। ठीक है, ये एक जगह है मरंगा। मरंगा एक जो है पूर्णिया जाने के बीच रास्ता पड़ता है, रास्ते में मरंगा, यहीं पर इसका उद्योग केंद्र भी बनाया गया है पूर्णिया के मरंगा में। ठीक है दोस्तों, मरंगा में याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग लेता है और बोल सकता है? ठीक है दोस्तों, ये जो है ये वैसे अधिकारी हैं, उसका नाम दोस्तों आप जानते होंगे महान्यायवादी है। ठीक है, महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी दोस्तों इसकी चर्चा आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी शब्द की चर्चा की गई है। ये भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। अगर भारत सरकार पे कोई मुकदमा करती है तो इसका वकील, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, वो महान्यायवादी होता है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं दोस्तों वो हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल दोस्तों अभी जो है ये महान्यायवादी हैं भारत के। आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। इसका मुख्य काम सरकार की पक्ष रखना इसका मुख्य काम है दोस्तों। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जितने भी हाई कोर्ट हैं या जितने भी न्यायालय हैं उन सभी में जाकर ये बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये संसद में जाकर, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसकी कार्रवाई में जाके भाग लेते हैं और ये बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। वोट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपना मत रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी निर्णय पर वोटिंग होती है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं भारत के महान्यायवादी। इसकी चर्चा 76 में है दोस्तों। और के वेणुगोपाल इसके पहले, अभी जो है इसके ये है महान्यायवादी भारत के वेणुगोपाल हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। ये जो है याद होगा, हमारा संविधान जो है ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और ये लागू जो दोस्तों हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। गणतंत्र का कहने का मतलब भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, भारत का जो सर्वोच्च होगा, वो जैसे राष्ट्रपति है भारत में, तो उसका पद वंशानुगत ना होके उसका पद जो है गणतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो ये जो है दोस्तों गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बन गया।
तो दोस्तों ये 26 जनवरी याद रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ ही क्यों, 26 जनवरी ही क्यों, तो याद रखेंगे 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन याद होगा, लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी में दोस्तों ये कहा गया कि अब हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और ये दोस्तों इसकी जो घोषणा की गई वो किया गया था 1929 में। लेकिन पहली बार दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाने लगा। इसीलिए दोस्तों इसी के सम्मान में 26 जनवरी को हम संविधान को लागू किए थे दोस्तों 1950 को। ठीक है, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण यही था कि रावी नदी के तट पे जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी के तहत जो स्वाधीनता दिवस मनाई गई, इसी के सम्मान में हम 26 जनवरी को लागू किए थे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज और जानेंगे दोस्तों। 26 जो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मना रहे हैं, ये दोस्तों याद रखेंगे 2015 से मना रहे हैं। ठीक है, 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस हर साल मना रहे हैं, इससे पहले नहीं मनाते थे। कारण ये है कि 125वीं जयंती जब भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर की जयंती पर, उन्हीं के सम्मान में 125वीं जयंती पर हम लोग 2015 में उनकी 125वीं जयंती थी, उन्हीं के सम्मान में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। कारण ये था दोस्तों कि BR अंबेडकर का काफी अहम योगदान था संविधान के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अर्थशास्त्री ने भारत के पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ा दिया था? मतलब प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है दोस्तों, वो वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आइए दोस्तों उसका नाम याद रखिए, उसका नाम याद रखिएगा। इससे पहले की थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले दादा भाई निरोजी ने 1867, ठीक है, याद रखेंगे 1867 में जो है एक पुस्तक लिखी गई। हालांकि उससे पहले भी इंडिया डेप्थ जो इकोनॉमी था टू इंग्लैंड, ये नाम की एक पर्ची भी लिखी गई, जो कि बाद में इसको एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में दोस्तों धन के निष्कासन के सिद्धांत को समझाया गया था कि कैसे अंग्रेज भारत से धन को निष्कासित करके वो लंदन जाके अपने धन को रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लंदन जाके रख रहे हैं। तो इसमें क्या कहते थे दोस्तों कि यही जो अभी हम बता रहे थे कि ये जो है क्या करते थे, सूती वस्त्र कच्चा माल लेके जाके ये इंग्लैंड में जाके, उस समय जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वहां पर ये अपने कपड़ा को तैयार करते थे और खुद यहाँ लाके इसको ज्यादातर दामों में बेचते थे। और बेचने से जो मुनाफा होता था फिर उस मुनाफे से यहाँ फिर खरीदते थे और फिर ऐसे ऐसे मतलब बराबर इनका जो क्रम था ऐसे ही चलता रहा, जो कि धीरे धीरे किसानों का शोषण करने लगे और धीरे धीरे जितनी भी हस्तशिल्प थी या जितने भी बुनकर थे उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी दोस्तों। तो इसी क्रम में इन्हीं को समझाने के लिए द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नेरोजी ने जो है इन चीजों को बताया था कि भारत का धन जो है वो कैसे निष्कासित होके इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय दोस्तों क्या हुआ, बाद में 1932 में इसको एक वैज्ञानिक आंकड़ा दिया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था BK RV राव। ठीक है, RV राव, BK RV राव के द्वारा एक वैज्ञानिक आंकड़ा दिया गया दोस्तों, जिसमें कि उन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय को
बताया था। BKRV राव को वैज्ञानिक आंकड़ा देने वाले वैज्ञानिक के तौर पर इनको अर्थशास्त्री के तौर पे देखा जाता है। हालांकि सबसे पहले वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी से आप याद रखेंगे, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और ये जो है इंग्लैंड से संसद से चुनाव जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे और इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द की भी चर्चा की थी दोस्तों, ठीक है, स्वराज की मांग की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों 3 शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, जिसको कि दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो कि दोस्तों 1976 में पारित हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें कि दोस्तों बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, जिसमें कि पहला जो था वो था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और जो था वो अखंडता, ठीक है, अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। एक चीज और किया गया था दोस्तों, ये जो 1/10 का कोरम होता है, जो कि किसी भी संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए होता था, 1/10 कोरम का 1/10 कहा जाता था, इसको कोरम कहा जाता था, कोरम। इसको दोस्तों अनिवार्य नहीं घोषित किया गया, इसको बोला गया कि ये जो है कोई अनिवार्य नहीं है, अगर ये नहीं भी इतने सदस्य उपस्थित होते हैं तो हम संसद की कार्रवाई चला सकते हैं। तो ये 1/10 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों एक चीज और इसमें किया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों को किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से इन सभी चीजों पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आगे। अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना जो है उसका आधार क्या था? तो दोस्तों भारत का पहला पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है, 1951 से 1956 तक चला था, जो कि हम बताए भी कि योजना आयोग था उस समय, जो कि मार्च 1950 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पंचवर्षीय योजना के लिए की गई थी। तो ये पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच रखा गया और इसमें मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, कृषि पर जोर दिया गया था। और इसका जो मॉडल तैयार किए थे वो 2 वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था, अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था हेरार और दूसरा था डोमर। हेरार डोमर नामक व्यक्ति के द्वारा, अर्थशास्त्री के द्वारा भारत का ये पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें कि दोस्तों ये पहला पंचवर्षीय योजना कृषि के क्षेत्र में भूमिका को और ज्यादा आगे बढ़ाने में सहायक के लिए ये किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसी में दोस्तों और भी चीजों को हम लोग देखे थे कि पहली बार 1951 में ही IIT रुड़की की स्थापना की गई थी। इसके बाद वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये जो है कृषि को बेसिकली सबसे ज्यादा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई थी। और दूसरा जो था दोस्तों 1956 से 1961 तक, ठीक है, 56 से 61 तक ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना लाया गया, जिसमें कि दोस्तों इसमें बहुत सारे चीजों को लाया गया, जिसमें कि आपको पता होगा सोवियत संघ के द्वारा जो है राउरकेला, उसके बाद भिलाई, दुर्गापुर, इन सभी जैसे बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने को स्थापित करने का काम जो है दोस्तों 1956 से 61 के पंचवर्षीय योजना में किया गया, जिसका मॉडल PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का क्लास बताइएगा जरूर। अगर दोस्तों वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।